आज नया टॉपिक है, एक चैप्टर नंबर 13 है और प्राइस का चैप्टर है। प्राइस जो है बेसिकली ये वो चीज़ होती है जो आप चार्ज करते हो अपने प्रोडक्ट की के लिए और उसके फीचर्स के लिए, या अपनी सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए आवाम से जब आप चार्ज करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस। ठीक है। ये जनरली किसी भी प्रोडक्ट की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है। उसकी ओवरऑल क्वालिटी को एक्सप्लेन करती है, उसकी क्वांटिटी को भी एक्सप्लेन करती है। जनरली हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है ना, वो गवर्नमेंट ने दी होती है। गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट की होती है, अपर लिमिट सेट की होती है कि जी जो भी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, वो प्रोडक्ट इस सर्टन प्राइस से महंगा आप सेल नहीं कर सकते। सो जनरली क्योंकि एक से ज़्यादा कंपनीज एक प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रही होती हैं, तो कंपटीशन जो डेवलप होता है वो जो लोअर प्राइस देता है मार्केट में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। ठीक है जी, आम तौर पे ये ट्रेंड होता है। लेकिन कुछ मल्टीनेशनल्स हैं हमारे पास जिनके अंदर ये होता है कि जी वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इशू ये आता है उसके अंदर कि उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी केसेस भी हैं, लेकिन जनरली जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे चीज़ सेल हो रही है वो चीज़ ज़्यादा सेल होती है जिसकी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा लिखी हो, मीन उसी रेंज के अंदर जो लिमिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर को सस्ती मिल रही हो। ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस के अंदर हमारे पास जो है वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है कि आप सिस्टम जब प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपेयर करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को फिर उसकी उसकी प्राइस लगाते हैं और आपसे पैसे रिक्वायर होते हैं ताकि आप उसके लिए जो जो लेबर कॉस्ट है या जो बिजली की कॉस्ट है या जो इसके अलावा बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस इज अमंग द मेजर फैक्टर्स दैट डिक्टेट द प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट फॉर द इंडिविजुअल फर्म। तो प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपको ये बताता है कि जी आपका प्रोडक्ट का शेयर कितना होगा मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल बन रही है, 10 कंपनीज बना रही हैं, तो आपके प्राइस ये एक्सप्लेन करेगी कि किसकी पैरासीटामोल जो है क्वालिटी बेस्ड प्राइस ये एक्सप्लेन करेगी कि किसकी पैरासीटामोल ज़्यादा सेल होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स। ठीक है। उसकी ज़्यादा सेल होगी जो सस्ती देगा और उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इसकी एक और एडवांटेज जो है वो ये भी आता है। फिर प्रोडक्ट इमेज, हमने एक जनरली एक ट्रेंड बनाया हुआ है आजकल कि जी अगर हमारी कोई सस्ती चीज़ होगी तो वो आमतौर पर हमारा एक ट्रेंड ये होता है कि जी वो सस्ती चीज़ है, उसकी प्राइस कम है, इसलिए वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है। तो ये दो का ये ट्रेंड ठीक नहीं है, लेकिन जनरल इस वक्त डिमांड ये है, जनरल ट्रेंड ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है हम ये देखते हैं कि जी अच्छा अगर सस्ती होगी तो यार थोड़ा सा देख के लेना, पता नहीं सस्ती क्यों है। और अगर महंगी होगी हम लोग सोचते ही नहीं है अच्छा यार महंगी है ठीक ही होगी, ब्रांड है ठीक ही होगा। तो ये भी प्रोडक्ट इमेज के लिए भी प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जनरली अगर आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस देनी है तो उसको फार्मूलेट कैसे करना है, ये इटसेल्फ एक चैलेंजिंग टास्क। जनरली इसके अंदर हमारे पास जो इसका फार्मूला है प्राइस का वो ये है कि जी बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट और मार्कअप। अब ये चार पांच चीज़ें आती हैं आपकी प्राइस के अंदर। वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है ये तो बड़ी सिंपल सी वही कॉस्ट है जिसमें आपकी लेबर कितनी लगी, आपका रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ, आपकी यूटिलिटी कितनी इस्तेमाल हुई, आपका एरिया का रेंट कितना यूज़ हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट के अंदर हमारे पास वो कॉस्ट होती है कि अगर आपने प्रोडक्ट को बगैर मार्केटिंग के डायरेक्टली किसी को सेल करना है तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट को अपने एरिया से उसकी फैक्ट्री तक, अपनी फैक्ट्री से उसके एरिया तक लेके जाना है, तो वो उसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो वो कॉस्ट जो है वो हमारे पास कौन सी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आती है। इसके अंदर हमारे पास जो ऐसी कॉस्ट जो कि इन एनी केस आपने पे करनी है बाहर, पैकिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये वो कॉस्ट होती है हमारे पास जो हम लोग डायरेक्टली पे नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल मशीन की वेयर एंड टेयर है, कोई लेबर बीमार हो गई है तो उसके पैसे हैं। कोई फॉर एग्जांपल आपने एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रखा होता है अपने इंडस्ट्री के अंदर जो इंजीनियरिंग वर्क्स को देख रहा होता है, जो मशीन ख़राब होगी उसको ठीक करेगा, तो जो उसके एक्सपेंसेस है वो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा ऐसे और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली आप जो है वो
सिस्टम कॉस्ट के अंदर नहीं आ रहे होते, मीन वो रॉ मटेरियल नहीं होता, वो लेबर नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन इन सब चीज़ों को रन करने के लिए आपको पैसे रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास आती हैं। फिर रिसर्च कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए आपने R&D किया होगा, उस R&D पे कोई कॉस्ट लगी होगी, तो उस कॉस्ट को भी ऐड किया जाता है प्रोडक्ट प्राइस के अंदर। ठीक है, इसी वजह से वो प्रोडक्ट जब जो नया मार्केट के अंदर आता है, जो पेटेंट होता है 10 से 15 साल के लिए, नया जब भी सॉल्व को मार्केट में आता है, तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? बिकॉज उसके अंदर उन्होंने ये जो 15 साल या 10 साल के लिए जो प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया होता है, उन्होंने उसके लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले इन्वेस्ट किए होते हैं उसकी क्लिनिकल ट्रायल में और उसकी R&D के अंदर, उसको डिवाइड करते हैं टाइम लाइफ स्पैन के अंदर, और जो प्रोडक्ट प्राइस आती है उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर फिर मल्टीप्लाई उस ऐड करते हैं, तो वो आपके पास रिसर्च कॉस्ट आती है। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो मार्कअप आता है। अब मार्कअप का मतलब ये है कि जी हमने जिस टाइम पे ये काम किया तब डॉलर का रेट कुछ और था, ग्रेजुअली डॉलर महंगा हो रहा है। अब जब डॉलर महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की प्राइस भी उस हिसाब से महंगी होगी, ये हमारे पास मार्कअप होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करके आप प्रोडक्ट की प्राइस को फॉर्मुलेट करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को। इसमें जो पहला फैक्टर है पॉलिसीज़ फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसकी पॉलिसी क्या है, क्या ये प्रोडक्ट जो है, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देर आर सर्टन पेन किलर्स जो मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं। अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसा पेन किलर, फॉर पैरास्टामोल की एग्जांपल ही ले लें कि वो अबंडेंटली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप पैरास्टामोल ही बना रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि मार्केट में 10 रुपये का पत्ता अवेलेबल है तो आप 100 रुपये का लॉन्च कर दें, ये नहीं हो सकता, और इसका आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, और इस पे आपने पहली दफ़ा आप ड्रैप के पास गए हैं, ड्रैप से आपने कहा है कि जी ये वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में ये नहीं है, हमारे पास फैसिलिटी है, हम लोग ये बना सकते हैं, ये एरिया इसका है जहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ड्रैप इस पर मान जाती है। ड्रैप सबसे पहले आपसे पूछेगी यहाँ पे हमें बताओ मार्केट में इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसमें जो दुनिया के अंदर जो प्राइस होगी उसको सामने रखोगे और अपनी एक प्राइस मैक्सिमम करके दे दोगे उनको, वो प्राइस सेट हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, सो इसलिए आप जो इसके लिए एक प्राइस देंगे, वो प्राइस जो है वो अल्टीमेटली फिर आप मैक्सिमम देंगे और वो प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। और ये यहाँ पे पॉलिसीज़ फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट के केस के अंदर बात हो रही है। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जनरल नॉर्मल तरीके से बनते हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, या आम तरीके से बनते हैं। पारेंटल्स जो हैं वो आम तरीके से नहीं बनते, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड फैसिलिटी, दो डेडिकेटेड फैसिलिटी तो आपको टैबलेट कैप्सूल के लिए भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती टैबलेट कैप्सूल के लिए, लेकिन फॉर द केस ऑफ पारेंटल्स आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेशलाइज फैसिलिटी, अगर आपकी कोई स्पेशलाइज फैसिलिटी यूज़ हो रही है तो इन दैट केस उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर वो चीज़ें ऐड होंगी, और उसको सामने रखते हुए आपकी प्रोडक्ट, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट प्राइस को। फिर हमारे पास प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में हमारे पास दीज एट्रीब्यूट्स इंक्लूड क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी, सर्विस, एक्सेप्टेबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी, ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। जितनी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। एक प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, लिस्ट्रीन की एग्जांपल हमेशा मैं देता होता हूँ कि जब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं थी वो 25-30 रुपये की थी, जब वो एक्सेप्टेबल हुई तो अब 250-300 रुपये की हो गई। सो इसकी प्राइस इस हिसाब से बढ़ती जाती है, दो वो उस लिमिट के अंदर ही रहती है जिस लिमिट में आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट चार्ज किया होता है। फिर वैल्यू टू द कंज्यूमर, वैल्यू कंज्यूमर उसको कितनी वैल्यू करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आएगा वो कहना जी हाइड्रोक्सी जो HCQ है, क्लोरोक्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है मार्केट में, क्योंकि इस वक्त लोगों को रिक्वायर है, एरिथ्रोमाइसिन मार्केट में शॉर्ट हो रही है बिकॉज लोग मांग रहे हैं। सो कंज्यूमर डिमांड के ऊपर भी, कंज्यूमर डिमांड भी इन्फ्लुएंस करती है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस को। फिर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, क्या मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या मार्केट में डिमांड कम है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली, और डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है, प्राइस बढ़ जाएगी, ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड जो है वो मार्केट में थोड़ी है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड उसकी प्राइस नीचे आना शुरू होगी। ये तो एक कॉमन इकोनॉमिक्स का एक रूल है। ठीक है, तो इसी को सामने रखते हुए जितनी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, और जितनी डिमांड कम होगी उतना रेवेन्यू वो कम जनरेट करेगी। फिर हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिएक्शन आता है। Base price is sensitive to the type of the current and potential competition of the products. There are two competition sources. Firstly, the generic substituents, and secondly, the unrelated products, but having same clinical endpoints.
अच्छा, कम्पिटिटिव रिएक्शंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेरिक सब्स्टिट्यूएंट्स आर डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स सच एज टू एंटी हाइपरटेंसिव्स brand based on the angiotensin convertase enzyme inhibition. The example is of unrelated product having similar clinical endpoint. The brand and beta and calcium are same, though the price setting for both the companies mentioned above the consider be generic price. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, कंपिटिटिव रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले तो कंपिटिटिव रिएक्शन जो है वो है सेम बिटवीन सेम प्रोडक्ट्स, कि आप बीटा ब्लॉकर ही है, फॉर एग्जांपल कौन सा आपका हो सकता है, अटीनोलोल है, ठीक है। अब अटीनोलोल के अंदर ही एक कंपनी भी प्रिपेयर कर रही है, दूसरी कंपनी भी प्रिपेयर कर रही है, तीसरी कंपनी भी प्रिपेयर कर रही है। अब इनकी जो प्रेपरेशन है, इसका ये जब कंपटीशन मार्केट में इनका बढ़ेगा तो किसी एक को अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, किसी को बढ़ानी पड़ेगी ताकि मार्केट चलती रहे, ठीक है, एक चीज़। दूसरा इसके अंदर ये आता है कि जी सेम डिजीज़ के लिए दो डिफरेंट ब्रांड्स भी और दो डिफरेंट जेनेरिक भी यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ हो रहा है और बीटा ब्लॉकर भी यूज़ हो रहा है। तो उसके अंदर भी ये देखा जाता है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर है और किसकी प्राइस कम है, ठीक है। तो ये इटसेल्फ भी अल्टीमेटली एक फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस को कम ज़्यादा करने में यूज़ होता है। फिर को इंग्रेडिएंट्स इन मार्केट मिक्स, एक कंपनी की जो नॉन एक्टिव्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं, दूसरी कंपनी अपने इन एक्टिव जो हैं वो जर्मनी से इंपोर्ट कर रही है, तो चाइना की प्राइस में और जर्मनी की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस हिसाब से भी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर होगी और प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो चलें बस यहाँ तक हम इसको आज ख़त्म करते हैं। मैं एक दफ़ा आपको 5 मिनट में फ्लैशबैक दे देता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज जो है वो हमने प्राइसिंग जो है प्राइसिंग कंट्रोल को हम लोगों ने डिस्कस किया। प्राइस के अंदर मैंने को बताया कि ये मॉनिटरी वैल्यू होती है हमारे प्रोडक्ट की, और ये मार्केट में इन होने की स्ट्रेटजी भी होती है, और मार्केट में इसे आपको आउट भी कर देती है अगर आप प्राइस को तरीके से कंट्रोल ना करें। जनरली इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम को रन करने के लिए पैसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिविजुअल फर्म की ग्रोथ के लिए पैसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्ट इमेज के लिए पैसे का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री में कोई चीज़ मिल रही हो तो वैसे ही हम लोग सोचते हैं जी हो ये चीज़ फ्री मिल रही है, पता नहीं कैसी हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उसको प्राइस दें। फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस को फॉर्मुलेट करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं इसमें। पहली तो बेसिक प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो भी प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट आ रही है आप वो लोगे। फिर डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है, जो डायरेक्ट चीज़ें परचेज कर रहे हो मार्केट से उसमें जो कॉस्ट आ रही है, और प्रोडक्ट को के लिए को ट्रांसफ़र करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो सारी उसके अंदर आएगी। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन वो है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिकल दिया है अपने वर्कर्स को, आपने कोई कोई मशीन ख़राब हो गई उसको ठीक करवाया, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स आप करवा रहे हो, वहाँ पे कोई नई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो सारा कुछ उसके अंदर आएगा। फिर मार्कअप उसके अंदर आएगा कि जी जिस वक्त आपने प्रोडक्शन की थी तब डॉलर का रेट क्या था, अब डॉलर का रेट क्या है। और फिर रिसर्च कॉस्ट जो आपने उसके लिए R&D की है उसकी कॉस्ट भी तो थी, वो भी उसके अंदर आएगी। तो सारी कॉस्ट मिला के आप प्रोडक्ट की प्राइस को फॉर्मुलेट करते हो। फिर आते हैं आपके पास फैक्टर्स। फैक्टर्स में हमारे पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट की पॉलिसी, हाई रेट प्रोडक्ट है या लो रेट प्रोडक्ट है, ये उसकी इन्फ्लुएंस करेगा प्राइस को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बहुत हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट है या कोई कॉमन प्रोडक्ट है तो लो कॉस्ट आ रही है, वो भी इसके अंदर आएगा। फिर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर उसकी क्वालिटी आती है, उसकी डिपेंडेबिलिटी आती है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी डिपेंडेबिलिटी कैसी है, ये चीज़ें उसके अंदर आएंगी। फिर वैल्यू टू द कंज्यूमर। अब वैल्यू टू दी कंज्यूमर जो है हमारे पास, जितनी कंज्यूमर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा उसको वैल्यू करेगा प्रोडक्ट जो है उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी मार्केट के अंदर डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, ठीक है, और उतनी उसकी प्राइस भी जो है वो ज़्यादा होगी। और कम्पिटिटिव रिएक्शन, अगर कोई कंपटीशन डेवलप हो गया मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आप उस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। जब कंपटीशन नहीं था तब आप सेल करते थे, तो आपको डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, या ताकि मार्केट जो है वो आपका प्रोडक्ट लेना छोड़ ना दे और दूसरे का लेना शुरू ना कर दे। और लास्ट में हमारे पास जो आता है वो कोई इंग्रेडिएंट्स है। एक कंपनी के इंग्रेडिएंट्स जो है एक्टिव इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जर्मनी से आ रहे हैं, एक कंपनी के चाइना से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन दोनों की प्राइस के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है जी।